स्फुरदीप्ति। प्रतिदीप्ति अगले वाले वीडियो में हमने बताया। स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति जो होता है ये आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल करीब आ गया है। प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्ति में अंतर पूछा जाता है अथवा प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त इसी पदार्थों से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दीजिए और इसके ऊर्जा आरेख को स्पष्ट कीजिए। ये चीज आपका आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। इसमें स्फुरदीप्ति फास्फोरेसेंस, प्रतिदीप्ति को फ्लोरेसेंस बोलते हैं, फ्लोरेसेंस, और स्फुरदीप्ति को क्या कहते हैं, फास्फोरेसेंस बोलते हैं। तो फास्फोरेसेंस एंड स्फुरदीप्ति क्या होती है? वास्तव में जो आप लोग सड़क के किनारे, जो सड़क के किनारे बोर्ड लगे हुए हैं, घड़ी की सुई, जो सुइयां हैं, इसमें चमक क्यों होती है? ये स्फुरदीप्तशील पदार्थ की ही देन है। उन पदार्थों पर क्या लगाया जाता है? स्फुरदीप्तशील पदार्थों का लेप लगाया जाता है। जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है और फिर उसके बाद अब जो है अपेक्षाकृत नीची आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यानी जब प्रकाश डालना बंद कर देते हैं उसके बाद भी चमकता है। अब जैसे देखिए, आप लोग देखते होंगे कि सड़क के किनारे जो पेड़ वगैरह हैं उस पर क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी कटिंग लगी होती है, नहीं लगी होती है। जब प्रकाश उससे पड़ता तो लाल रंग का चमकता है, ठीक है। ये चीज आप लोग देखे हैं। तो स्फुरदीप्ति क्या होती है? बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जब उस पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसे क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत नीची आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या है? वो तो प्रतिदीप्ति भी हो गई। जब प्रकाश डालना बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी क्या होता है? उसके बाद भी ये चमकता रहता है, उसके बाद भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्फुरदीप्ति कहते हैं। जिन पदार्थों में होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्फुरदीप्तशील पदार्थ कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, हम लिख रहे हैं। बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जब उस पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो वह उसे अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और अपेक्षाकृत अपने से नीची आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। जब इस पर प्रकाश डालना बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, कामा यह घटना स्फुरदीप्ति कहलाती है। जिन पदार्थों में यह घटना होती है उसे स्फुरदीप्ति
स्फुरदीप्तशील पदार्थ कहते हैं। ये थोड़ी लंबी है भाई, थ्योरेटिकल है। देखिए बिल्कुल जैसे हम जो लिखे हैं आप बोर्ड पर देखिए वही चीज हम बोलते हुए मिलेंगे। आप लोग देखिए हम लिखे हैं बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जब उस पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसे अवशोषित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत अपने से नीची आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं। जब प्रकाश डालना बंद कर देते हैं उसके बाद भी ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। कामय्या घटना स्फुरदीप्त कहलाती है और जिन पदार्थों में होती है उसे हम स्फुरदीप्तशील पदार्थ कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप मिला नहीं मिला? तो कहानी नहीं है बेटा, ये अलाउद्दीन खिलजी रजिया बेगम की कहानी नहीं है कि यहाँ लड़ाई हुई तो इतने लोग मारे गए, जो है कि खून की धार बह चली, वो सब बनावटी बातें होती हैं। ये चीजें जो हैं ये आपका साइंस की थ्योरी है, ये साइंस की क्या है? थ्योरी है। तो ये स्फुरदीप्त की परिभाषा हो जाती है, ठीक है। अब जैसे इस पे एग्जाम्पल अब जैसे हम इस पे एग्जाम्पल देते हैं, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर नीला प्रकाश डाला जाता है। जिंक सल्फाइड जगह में जिंक सल्फाइड के पर्दे पर नीला प्रकाश डाला जाता है तो वह हरे रंग की स्फुरदीप्ति देती है। यही परीक्षा में आता है। तो वह हरे रंग की स्फुरदीप्ति देता है। अब एग्जाम में कैसे आता है आप लोग देख लीजिए। आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल सर पे है, एकदम आ गया, आप लोग लास्ट समय पे पढ़ रहे हो। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर स्क्रीन है उसकी, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जब नीला प्रकाश डालेंगे स्फुरदीप्त वगैरह तो कलर तो आप खुद चेंज कर सकते हो। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब नीला प्रकाश डाला जाता है तो वह हरे रंग की स्फुरदीप्ति देता है। हरे रंग से क्या करता है? चमकने लगता है। यानी कि जिस किसी भी रंग की जरूरी है वो सब केमिकल के माध्यम से आप लोग के जिंक सल्फाइड क्या है? केमिकल पदार्थ है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर नीला प्रकाश आता है। जब जिंक सल्फाइड के पर्दे पर नीला प्रकाश डाला जाता है तो वह स्फुरदीप्ति देता है लाल, नीला, पीला, हरा, ऐसे रहता विकल्प बेटा। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों को लर्न करना पड़ता है। ये निश्चित आएगा एग्जाम में, आप लोग देखेंगे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में जो आता है क्वेश्चन उसमें रहेगा कि जिंक सल्फाइड के पर्दे पर नीला प्रकाश डाला जाता है तो हरे रंग की स्फुरदीप्ति देता, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार जो है कि कैडमियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड आदि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके बहुत देर तक नीले रंग की स्फुरदीप्ति देते हैं। क्या है? कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड CaS, बेरियम सल्फाइड BaS, एक केमिकल फार्मूला है। कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, ठीक है ना। आज सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ये सब क्या करते हैं? जब इसमें सूर्य का प्रकाश डाला जाता है या सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके नीले रंग की स्फुरदीप्ति देते हैं। जब कैल्शियम सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड, ठीक है ना, आज ये सब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं तो किस रंग की स्फुरदीप्ति देते हैं? नीले रंग की स्फुरदीप्ति देते हैं। तो ये चीज होता है। अब इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम बता दें। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? ठीक है भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम हम बता रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, मिनिमम एनर्जी लेवल या निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। और ये क्या है? उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है।
ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट कहिए या हायर एनर्जी लेवल कहिए। तो साधारणतः सभी पदार्थ जो होते हैं वो अपने कहाँ पे होते हैं, नीचे ऊर्जा स्तर में होते हैं। जब इसे एनर्जी दी जाती है तो क्या करते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल यानी उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और जब जाते हैं उसके बाद अपनी एनर्जी को खो देते हैं और उससे कम एनर्जी से, जितने एनर्जी जाते हैं अपनी एनर्जी को खो देते हैं और उससे कम ऊर्जा से क्या होते हैं, नीचे वापस आने लगते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम मेटा स्थायी ऊर्जा स्तर कर देते हैं, मेटा स्तर एनर्जी लेवल, मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल, यही इसमें अंतर होता है। उसमें ये ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण 1, संक्रमण 2, संक्रमण 3 और ये आपका क्या हो गया, संक्रमण 4। इसको हम बोलते हैं विलंबित उत्सर्जन संक्रमण, विलंबित उत्सर्जन संक्रमण। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं स्फुरदीप्ति बोलते हैं। इसको हम स्फुरदीप्ति बोलते हैं, यही है स्फुरदीप्ति। इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को बता दें क्या होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, कि साधारणतः सभी जो पदार्थ के जो सभी परमाणु होते हैं वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। जब उसे ऊर्जा मिलती है तो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। वहाँ कितने टाइम तक रहता है, 10 की घाते -8 घात। सब लर्न नहीं किए क्या, 10⁻⁻8 सेकेंड तक, बहुत कम टाइम है। 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर तुरंत अपने नीचे अवस्था में क्या होते हैं, वापस आने लगते हैं। अब देखिए हार में गया यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या है, 1 2 3 चौथे पे गया, फिर उसके बाद जो है कि फिर ये यहाँ आने लगा, फिर यहाँ आने लगा, और जो प्रतिदीप्ति था उसमें डायरेक्ट यहाँ से नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्फुरदीप्तशील पदार्थों में कुछ ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं जिसमें अब क्या है, काफी समय तक रह सकता है। अब इसमें कुछ ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें अब काफी समय तक रह सकता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मित अस्थायी ऊर्जा स्तर। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है इसका मित अस्थायी ऊर्जा स्तर। अंग्रेजी में कहते हैं मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल, मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल, मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल इसमें होता है, ठीक है। तो मेटा लेवल एनर्जी लेवल में जब आता है, जब ऊपर से आता है तो यहाँ क्या होता है, कुछ समय तक रुक जाता है। इसकी खासियत होती है कुछ समय तक रुक जाता है। तो इसी वजह से मतलब प्रकाश डालने के बाद भी क्या होता है, वो चमकता रहता है, क्योंकि वहां पे रुक गया। जो वहां रुक गया प्रकाश, अब लाइट नीचे आ जाता है तो प्रकाश डालना बंद हो जाता है, तो फिर खत्म खेला। लेकिन इसमें क्या है, मेटा एनर्जी लेवल जो स्टेट होता है यहाँ पे आकर के रुक जाता है और फिर चमकने लगता है, ठीक है ना। तो यही है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस का क्या होता है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, ऊर्जा स्तर आलेख होता है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब इसका उपयोग क्या है, स्फुरदीप्तशील पदार्थ का उपयोग घड़ी की सुइयों पर। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, नंबर 1 घड़ी की सुइयों पर, घड़ी की सुइयों पर स्फुरदीप्तशील पदार्थ का क्या होता है, लेप होता है। बिजली के स्विचों पर, बिजली के स्विच, बिजली के स्विचों पर होता है, ठीक है। अच्छा, साइन बोर्ड पर होता है, जो साइन बोर्ड होते हैं, साइन बोर्डों पर होता है।
तो ये चीज होता है, जब दिन में इस पर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो अवशोषित करके रात के अंधेरे में क्या होते हैं, चमकते हैं। लेकिन एक चीज और जान लीजिए भाई, इसके अपवाद क्या है। इसके देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी भाई। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए वास्तव में आप लोग जो पढ़े थे R समानुपाती n स्क्वायर होता है, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु के 99 कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसका फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले से R समानुपाती क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या यानी n1 बराबर 1 और R1 बराबर क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। द्वितीय कक्षा की त्रिज्या n2 बराबर 2, ठीक, तो R2 बराबर 1। तो जब R समानुपाती n स्क्वायर है तो R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको R2 ज्ञात करना है, ये लिख दीजिए। R1 का मान कितना है 0.53 बटे R2 बराबर n1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर n2 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 0.53 बटे R2 इजकल टू 1 बटे 4 हो गया। तो R2 इजकल टू 0.53 गुणे 4, 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 25 20 से 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये सवाल बेटा एग्जामिनेशन में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतना है तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। 4 विकल्प दे देता है, इस तरीके से आप इस सवाल को लगा लेंगे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग जरा देखिए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या यानी n1 बराबर 1, R1 बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम। तीसरी कक्षा n2 इक्वल टू 3, तो त्रिज्या R3 इक्वल टू 1। तो जब फार्मूला है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है ना, तो R1 बटे R2 इक्वल टू n1 स्क्वायर बाई n3 स्क्वायर, n3 स्क्वायर। तो R1 का मान कितना है 1 बटे R3 आपको निकालना है। n1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर और n3 का मान कितना है 3 का स्क्वायर। तो R3 इक्वल टू, अच्छा R1 का मान कितना दिया है, नहीं 0.5 दिया है, 0.5 हाँ 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो R3 इक्वल टू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 0.5, 9 5 45, 4.5 क्या होगा एंगस्ट्रॉम।